मान लो ये पंक्ति है, ये पंक्ति है हमारी। अच्छा, इस पंक्ति में ये कोई एक व्यक्ति है, जैसे कमल व्यक्ति है। इस पंक्ति में ये कमल है, क्योंकि अब देखो किसी भी रो के जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड होंगे वो हमारे अकॉर्डिंग होंगे, है ना। जो हमारा लेफ्ट हैंड वो इसका लेफ्ट हैंड, जो हमारा राइट हैंड वो इसका राइट हैंड, जो हमारा लेफ्ट हैंड वो इसका लेफ्ट हैंड, जो हमारा राइट हैंड वो इसका राइट हैंड, जो हमारा बायां वो इसका बायां, और जो हमारा दायां वो इसका दायां, पंक्ति का। ठीक है, तो ये जो कमल है पंक्ति में बाईं ओर से 10वें स्थान पर है जब काउंटिंग हुई। और जब मैंने कमल को काउंट किया तो ये दाईं ओर से 11वां काउंट था। जब मैंने कमल को काउंट किया तो ये दाईं ओर से 11वां काउंट है ना। ये बाईं ओर से 10वां है, ये दाईं ओर से 11वां है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कुल कितने व्यक्ति हैं इस पंक्ति में? इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पर जब कमल को आपने बाईं ओर से काउंट किया तो ये 10वां था, और यही कमल दाईं ओर से 11वां था। लेकिन कमल की जो काउंटिंग है वो 2 बार हो रही है। कमल 2 बार काउंट हो रहा है, वो बाएं से भी काउंट हो रहा है, वो दाएं से भी काउंट हो रहा है। इसीलिए माइनस हमें एक करना पड़ेगा। और यही रैंकिंग का फॉर्मूला बन के निकल कर आया। क्या निकल कर आया बेटा? टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं हमारे। अगर आपको पर्सन की लेफ्ट हैंड से रैंक पता है और उसी पर्सन की अगर आपको राइट हैंड से रैंक पता है तो आप दोनों रैंक को ऐड कर दो, लेफ्ट प्लस राइट, और माइनस कर दो। यही हमारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन है ना। हाँ जी, अगर मान लो किसी पर्सन की रैंक आपको राइट हैंड से पहले से पता है लेकिन लेफ्ट हैंड से निकालनी है। अगर किसी पर्सन की रैंक आपको लेफ्ट हैंड से निकालनी है, आपको राइट हैंड से रैंक पता है, तो बेटा लेफ्ट हैंड से रैंक क्या निकलेगी? टोटल -1 जब इधर जाएगा तो टोटल +1 हो जाएगा, -1 जब इधर जाएगा तो टोटल +1 हो गया, और माइनस का राइट। आप लोगों को अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में याद होगा कि मैं आपको समझा रहा था कि जब हम पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा एक ज़्यादा में से घटाते हैं। 27 में से घटाते थे ना, पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो हमेशा एक ज़्यादा में से घटाते हैं। 27 में से घटाते थे ना, 26 लेटर होते थे, 13 लेटर होते थे तो 14 में से घटाते थे। अब आपको समझ आ गया कि एक ज़्यादा में से क्यों घटाते हैं? पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए। यही कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर यूज़ करना है। राइट वाली पोजीशन कैसे निकालेंगे? टोटल +1 माइनस का, है ना, टोटल +1 माइनस का लेफ्ट होगा। तो बेटा ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने की ट्रिक है, और ये पोजीशन इंटरचेंज करने की ट्रिक है। ठीक है। अच्छा, इन्हीं फॉर्मूलों को अगर मैं वर्टिकल रैंकिंग की फॉर्म में लिखना चाहूँगा तो कैसे लिखूँगा? वर्टिकल रैंकिंग में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होंगे? टॉप प्लस बॉटम, टॉप प्लस बॉटम माइनस का, यानी कि ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान, इसके बाद एक घटा दें। और वर्टिकल रैंकिंग में पोजीशन इंटरचेंज कैसे करेंगे? सर वही बात है, टोटल में एक जोड़ के माइनस बॉटम, और बॉटम से अगर आपको पोजीशन निकालनी है तो टोटल में एक जोड़ के माइनस का टॉप। फॉर्मूला सेम है, चाहे वर्टिकल फॉर्मूला, चाहे वर्टिकल रैंकिंग के लिए देखो, चाहे हॉरिजॉन्टल रैंकिंग के लिए देखो, है ना। जल्दी से बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज का प्रैक्टिस कर बेटा, अपडेट हो चुका है। उसमें पीवाई की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है हमें। जो भी आपके डाउट्स हैं वो डाउट्स आप भेजा करो बेटा आफ्टर क्लास लास्ट 2 मिनट्स में। जल्दी से बताओ। कमेंट सबके आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को डाउट रह रहा है, सर मेरा कमेंट नहीं आ रहा, मेरा कमेंट। अरे सबके कमेंट्स आ रहे हैं भाई, आपके कमेंट्स तो छोड़ो, आपका चेहरा भी मेरे को दिखाई दे रहा है साफ साफ। वर्टिकल एक बार और समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेफ्ट राइट है, वहाँ पे टॉप बॉटम है। जैसे मान लो एक पंक्ति है, उस पंक्ति में किसी व्यक्ति का स्थान दिया हुआ है। जैसे ये ऊपर से स्थान है 10वां, और ये नीचे से स्थान है 11वां। ये है जया, ठीक है। ये ऊपर से स्थान है फ्रॉम टॉप, और ये हो गया बॉटम। ऊपर से 10वां है, नीचे से 11वीं है। ऊपर से 10वीं है, नीचे से 11वीं। तो बेटा कुल कितने व्यक्ति होंगे? सर 10 और 11 21 माइनस का 1 20, क्योंकि जया 2 बार काउंट हो रही है। तो भाई टॉप से पोजीशन आपको पता है प्लस बॉटम से पोजीशन पता है, दोनों को ऐड कर दो और माइनस का 1 कर दो, और माइनस का क्या कर दो? माइनस का 1 कर दो। तो तुम हॉरिजॉन्टल रैंकिंग बोलो या तुम वर्टिकल रैंकिंग बोलो, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, कोई अंतर नहीं है बेटा। दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है, डिट्टो सेम। ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम सेम है। चलिए देखते हैं ये जो बेसिक फॉर्मूलाज है, ये बेसिक फॉर्मूलाज हमारे कितने प्रश्नों का उत्तर देने में सफल रहेंगे। हमें ये भी तो जानना है कि भैया इन बेसिक फॉर्मूलों से हम कितने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं।
या उत्तर दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते। भाई हमें पता होना चाहिए कि 2 4 5 क्वेश्चन हम इन फॉर्मूला से सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हैं? ज़रा देखना, क्या 2 4 5 क्वेश्चन इन फॉर्मूलों का यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं? ज़रा चेक करके देखो, चेक करके देखो क्या 2 4 5 क्वेश्चन हम इन फॉर्मूलों का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं? नन ऑफ दीज एंड नन फॉलोज में डिफरेंस क्या है मेरे बच्चे, मेरे भाई? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? हाउ ओल्ड आर यू? मान लो आप 21 ईयर्स ओल्ड हो, आपकी जो एज है वो कैलकुलेट हुई है 21 ईयर्स, एंड देर आर सम ऑप्शंस 18 years, 19 years, 20 years, या none of these, none of these। ठीक है, आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? सर डेफिनेटली यहाँ पर जो हम ऑप्शन चूज करेंगे, है ना, डेफिनेटली जो हम यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे वो नन ऑफ दीज चूज करेंगे कि जो हमारा आंसर है वो हमें कहीं भी दिख नहीं रहा, तो हम नन ऑफ दीज यूज करेंगे या नन ऑफ द एबव यूज करेंगे? नन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव वर्ड भी यहाँ पर यूज होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि जो आंसर निकला है वो ऑप्शन कहीं दिख नहीं रहा। नन फॉलो का मतलब होता है कि जो भी मिस कर रहा हूँ सारे गलत है तुम्हारे, जैसे कि, है ना, कोई भी मान लो दोनों कंक्लूजन गलत है तो हम आंसर देते हैं ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, नन या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन यूज होगा वो यूज होगा नन फॉलो। दो निष्कर्ष हैं, दोनों गलत है तो नन फॉलो यूज होगा, है ना। लेकिन मान लो यहीं पर अगर मान लो 3 ऑप्शन होते हैं, पहला गलत, दूसरा गलत, है ना, और तीसरा सही होता, अब हम इस सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? ओनली फर्स्ट नहीं कर सकते, ओनली सेकंड नहीं कर सकते, नन। अब हम चूज करते हैं नन ऑफ दीज। अगर ये सिचुएशन होती है तो नन ऑफ दीज चूज करते हैं, और अगर सिर्फ 2 कंफ्यूजन है, ये सिचुएशन है, तो नन फॉलोज चूज करते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको समझ आ गया होगा नन ऑफ दीज और नन फॉलोज में क्या डिफरेंस है। चलिए बेटा, जो भी प्रॉब्लम है ना, मैंने आपको बताया है, उस प्रॉब्लम को क्लास के आखिरी के 2 मिनट में भेजना है आपको, तभी अगले दिन वो प्रॉब्लम सारी आपकी दूर हो पाएंगी। अगर आप क्लास के बीच में अपनी डाउट्स और प्रॉब्लम्स भेजोगे तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर नहीं हो सकती, क्योंकि लाखों कमेंट्स में नहीं पढ़ सकता लाइव क्लास में, बट हाँ आफ्टर क्लास में आपके फिल्टर कर सकता हूँ आपके डाउट्स, ठीक है? हाँ जी, चलिए साहब, तो ये सारे क्वेश्चन बेटा विदाउट पेन एंड पेपर है, ना पेन पेपर की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 18वें स्थान पर है और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है। एक पंक्ति में मोहन बाईं ओर से 18वां है और दाईं ओर से 17वां है। मोहन की जो पोजीशन है वो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ से पता है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल व्यक्ति बेटा टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अगर हमें दोनों तरफ से रैंक पता है तो दोनों तरफ की रैंक को जोड़ दो, लेफ्ट प्लस राइट, और एक घटा दो। भाई 18 और 17 कितना हो गया? 35। 35 में से घटा दो यानी कि 34, है ना, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अच्छा, एक पंक्ति में 50 व्यक्ति हैं, मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है, तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा? ज्यादा में से घटाओ। कुल व्यक्ति 50 है तो, लेकिन हम घटाएंगे 51 में से। 51 में से क्या घटाएंगे? 51 में से 20 घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकलते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करके। पोजीशन इंटरचेंज होती है टोटल प्लस 1 में से। मैं उम्मीद कर सकता हूँ दोनों क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर हर बच्चे के ठीक होंगे, किसी भी बच्चे को 0.1% भी दिक्कत नहीं होगी। बताओ 0.1% भी दिक्कत है? दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ आप इस पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर देना है आपको। एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति। यदि दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो वह बाएं छोर से किस स्थान पर होगा? हाँ जी, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं, है ना, कुल 40 व्यक्ति हैं। दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है तो बाएं छोर से क्या होगा? तो भैया पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल में से नहीं घटाना, एक ज़्यादा में से घटाना है। एक ज़्यादा में से क्या घटाना? 18 घटाना, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा।
तो पहले जो 3 क्वेश्चन है मैं यकीन के साथ कहता हूँ हर बच्चे ने विदाउट पेन एंड पेपर किया, पहला, दूसरा और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। अच्छा मैं आप लोगों को एक कमाल की बात बताऊँ, आपको सुन के हैरानी होगी। एक बच्चा कह रहा है 51 कैसे पा गया। अरे मेरे भाई आपने लेट क्लास ज्वाइन करी है ना, अगर आपने लेट क्लास ज्वाइन करी है तो प्लीज़ बेटा थोड़ा सा तो रेस्पेक्ट आपको मेरी और अपनी होनी चाहिए, है ना? थोड़ी सी तो आपके है ना नज़रों में शर्म होनी चाहिए कि सर से मैं क्या पूछ रहा हूँ, 51 कैसे हो गया। लेट क्लास ज्वाइन करिए फिर कह रहे हो 51 कैसे आ गया। अभी ये समझाया नहीं था बेसिक फॉर्मूला कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन होते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1। -1 इसलिए होता है क्योंकि ये पर्सन बेटा 2 बार काउंट हो रहा है, ये लेफ्ट से भी काउंट हो रहा है, राइट से भी काउंट हो रहा है। यहीं से अगर मैं पोजीशन इंटरचेंज करता हूँ, मुझे राइट हैंड की डिस्टेंस पता है, लेफ्ट हैंड से कैलकुलेट करनी है, तो -1 जब इधर जाएगा तो टोटल +1 हो जाएगा, और राइट इधर जाएगा तो माइनस का राइट। यानी कि पोजीशन जब हम इंटरचेंज कर रहे हैं तो टोटल +1 में से घटाते हैं हमेशा। पोजीशन जब इंटरचेंज करते हैं तो हम हमेशा टोटल +1 में से घटाते हैं। और अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में मैंने आपको यही चीज़ समझाई थी कि 26 की जगह 27 में से घटाते थे टोटल +1। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए टोटल +1 में से घटाओ, वरना टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट करके माइनस का 1 कर दो। तो इसीलिए पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए 50 की जगह 51 में से घटा रहे हैं, टोटल 50 थे, टोटल 40 है, 40 की जगह 41 में से घटा रहे हैं, तब जाके पोजीशन इंटरचेंज होती है। ठीक है, अब आपको पहले 3 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक कमाल की बात बता दूं, हालांकि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा, मैं कमाल की बात बता सकता हूँ। अगर मैं पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड निकालूँ, भाई 2011 से मैंने सारे एग्जाम्स देखे हैं, 2011 से, है ना? देखो हमने पढ़ाना शुरू किया था 2013 में, ठीक है, 2013 से हमने पढ़ाना शुरू किया है। और 2013 से पहले पढ़ाने से पहले मैंने 2013 के सारे 2012 के सारे एग्जाम्स देखे थे तरीके से, 2011 के सारे एग्जाम्स देखे थे, 2010 के भी देखे थे, है ना? 2000, हालांकि उन एग्जाम्स का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वो पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका था। तो कहने का मतलब है, अगर मैं पिछले कई सालों की बात करता हूँ, आज तक 2024 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, अगर मैं बात करता हूँ रैंकिंग की, तो आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आएगा। मैं सारे एग्जाम्स की बात करता हूँ, ऑल एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी का पेपर हो, ठीक है, आईएएस का सी सेक्टर, चाहे वो एसएससी का पेपर हो, कोई भी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, चाहे वो रेलवे का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे वो पुलिस का कोई पेपर हो, ठीक है, तो मैं आप लोगों को, चाहे वो स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, रैंकिंग के जो पहले 3 क्वेश्चन करें ना, यही पहले 3 क्वेश्चन बेटा 99% रिपीट होते हैं। यही पहले 3 क्वेश्चन 99% रिपीट होते हैं दुनिया भर के हर एग्जाम में। पता नहीं क्या दिक्कत है रैंकिंग चैप्टर में कि ये जो पहले 3 क्वेश्चन है, यही 3 क्वेश्चन बार बार हर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, पहले 3 क्वेश्चन। अभी सीजीएल मेंस का भी दिखा दूंगा मैं, सीजीएल मेंस में भी एज इट इज यही क्वेश्चन आया। तो अब पता नहीं क्यों पूछ रहे हैं, सिर्फ पहले 3 क्वेश्चन कौन से, कि कुल व्यक्तियों की संख्या कैसे निकलेगी, दोनों तरफ की रैंक को जोड़ के घटा दो, पोजीशन इंटरचेंज कैसे होगी, टोटल क्वेश्चन में से घटा दो, बस बात करो। यही 3 क्वेश्चन है। लेकिन अब तुम सोचो कि सर चैप्टर खत्म, तो ऐसा नहीं है। अगर तुम सोचो कि सर क्या चैप्टर खत्म, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि चैप्टर तो अब शुरू हुआ है, चैप्टर तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि एक्चुअल जो चैप्टर है वो यहाँ से है। रैंकिंग जो चैप्टर है ना, वो बेसिकली बेटा यहाँ से है, यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। और जब हम चैप्टर की शुरुआत करेंगे तो ये जो बेसिक फॉर्मूला हमने सीखा है ना, इन बेसिक फॉर्मूलों का कोई लेना देना नहीं है ना, देना देना है, लेकिन अब हम वो बेसिक फॉर्मूले डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। तो बेटा अब रैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन, अगर पहले 3 क्वेश्चन को छोड़कर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको एक सिंगल अप्रोच बताऊंगा, उससे आप दुनिया भर के कोई भी रैंकिंग का क्वेश्चन बना सकते हो। पहले 3 क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर हो गए, उसकी तो टेंशन मत लो। चौथे क्वेश्चन से सर हमें पता कैसे चलता है, देखो जब हमारे क्वेश्चन में मल्टीपल पर्सन का यूज होगा, जब हमें एक ही व्यक्ति की रैंक दोनों साइड से ना पता हो, जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, इन आर ओ रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से 15वां है, अमित इज 16 फ्रॉम द राइट हैंड, देखो अमित भी आ गया दाईं ओर से 16, दीपक इज 4th टू द राइट, और दीपक भी है इस पंक्ति में, बहुत बढ़िया। इस पंक्ति में 3 लोग बैठे हैं, रवि बैठा है, अमित बैठा है, दीपक बैठा है। तो जब मोर देन 1% का जिक्र होगा तब वहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्मूला वाली ट्रिक यूज नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पर क्या यूज़ करोगे, है ना, अब आप यहाँ पे क्या मेथड यूज़ करोगे, जरा ध्यान से सुनना समझना। पहले हम बिल्कुल बेसिक मेथड से चलेंगे, है ना, ममास मेथड जिसको हम बोलते हैं, है ना, ममास मेथड यानी कि जो मम्मी का मेथड है, फिर हम डैडीज मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो पहले हम बिल्कुल बेसिक तरीके से चीज़ों को समझेंगे। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जा रहा है, वैसे वैसे आप लोगों को बैठाते चले जाओ, है ना। जो कह रहा है लेफ्ट हैंड से बैठाना है तो लेफ्ट हैंड से बैठा दो, रवि है साहब, ये रवि है, ये रवि है, रवि, और ये बाईं ओर से 15वें स्थान पर हो गया, ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया, ये हमारा बाएं छोर हो गया पंक्ति में, समझ रहे हो। रवि इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। हमेशा याद रखना बेटा, ऐसे में बैठाना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर ये हो गया रवि। हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करते, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट के होते हैं, और ये चैप्टर सीटिंग अरेंजमेंट नहीं है, ये चैप्टर है रैंकिंग। सर इन दोनों चैप्टर में डिफरेंस क्या है, देखो सीटिंग अरेंजमेंट में क्या होता है ना, सीटिंग अरेंजमेंट में होता है 4 से 10 लोगों को एक पंक्ति में बैठाया जाता है, लेकिन वहाँ पर 4 से लेकर 10 व्यक्ति तक बैठाते हैं और सारे व्यक्ति को आइडेंटिफाई किया जाता है, समझ लो। जैसे अगर मान लो 10 व्यक्ति बैठाने पंक्ति में, तो 10 हमें पता होंगे, 10 के नाम हमें पता होंगे, है ना, सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर में। लेकिन रैंकिंग चैप्टर में क्या होता है, रैंकिंग में कई सारे लोग बैठे होते हैं पंक्ति में, लेकिन हर किसी का हमें नाम नहीं पता, सिर्फ 2-3 लोगों का नाम नहीं पता होता। तो रैंकिंग चैप्टर है, यहाँ पे हमें पर्सन की रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। अच्छा सर ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना है, सीटिंग अरेंजमेंट में ही क्यों यूज़ करना है, तो इसीलिए सर अगर ये 15 की जगह 150 होता तो तुम क्या करते हैं। अगर मान लो तुमसे कह देते कि रवि पंक्ति में 150 के स्थान पर,
अगर रवि पंक्ति में 150वें स्थान पर है तो क्या तुम 150 डंडे बनाते एग्जाम में? नहीं बनाते ना। तो ये वाला जो मेथड बच्चे आज तक यूज करते आए हैं, अब रैंकिंग में ये वाला मेथड यूज नहीं होगा, बिल्कुल भी यूज नहीं होगा, याद रखना। ये सिर्फ और सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट के लिए है, रैंकिंग के लिए नहीं है, ठीक है। तो हमने एक दूरी से रवि को बैठा दिया बाईं ओर से 15। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अमित 16 फ्रॉम द राइट हैंड, अमित दाईं ओर से 16 है। तो बेटा दायां छोर किस साइड होगा? सर दायां छोर इस साइड होगा। यहाँ से जो अमित है ना, यहाँ से जो अमित है राइट हैंड, यहाँ से जो अमित है वो 16 है। अमित 16 फ्रॉम द राइट हैंड, अमित दाईं ओर से 16, अमित दाईं ओर से 16, ठीक है जी। रवि बाईं ओर से 15वां हो गया, अमित दाईं ओर से 16वां हो गया। किसी को कोई दिक्कत? सर मुझे एक दिक्कत है, मुझे एक दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि सर जब आप रवि को बाईं ओर से 15वां बैठा रहे थे तो मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, आपने रवि को बाईं ओर से 15वां बैठा दिया, मैंने आपसे कुछ नहीं बोला। लेकिन सर जब आपने अमित को दाईं ओर से 16वां बैठाया तो मेरे को दिक्कत थी। दिक्कत ये है सर, आपको कैसे पता कि जो अमित है वो रवि के राइट हैंड पर है? क्वेश्चन में लिखा तो है नहीं कि अमित रवि के दाईं तरफ बैठा है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अमित है वो रवि के लेफ्ट हैंड साइड पर है। भाई ये भी तो हो सकता है अमित रवि के लेफ्ट हैंड साइड पर हो और अमित दाईं ओर से कितना स्थान पर होगा? अमित 16 फ्रॉम द राइट। तो यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज मिल जाएंगी, यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटीज दी जाएंगी। पॉसिबिलिटीज समझ आ गई है? दो पॉसिबिलिटीज क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल बेसिक से समझो, इसको की चिंता मत करो। पहले वाले से दुआ लगती है, पहले वाले से है। हाँ जी, तू सब्र तो कर मेरे, जरा सांस तो ले दे। हाँ जी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, हौले हौले चीज़ों को सीखेंगे, आराम आराम से चलेंगे बिल्कुल। तो पहले तो ये समझो कि भैया दो संभावनाएं क्यों बनी, बाईं ओर से 15, दाईं ओर से 16, 16 में रवि के राइट में, ठीक है जी, शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं कि दीपक जो है रवि के दाएं से चल रहा है। दीपक इज फोर्थ टू द राइट ऑफ रवि। देखो जहाँ भी रवि बैठा है उसके फोर्थ राइट में दीपक को बैठा दो। जहाँ भी रवि का राइट हमारा राइट, रवि का दाया हमारा दाया, तो बेटा रवि के दाईं ओर कौन है? दीपक, है ना। रवि के फोर्थ राइट में कौन है? दीपक को बेटा रवि के दाईं ओर चौथा बैठा। यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां हो, भाई साहब ये जो दीपक है ना ये अमित के लेफ्ट हैंड साइड पर है। दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित। इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, यदि दीपक अमित के बाईं ओर 5वां है, इफ दीपक इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, ये जो दीपक है ये अमित के बाईं ओर। अब बताओ क्या सेकंड पॉसिबिलिटी में दीपक अमित के लेफ्ट हैंड पर है? नहीं सर। सेकंड पॉसिबिलिटी में ये जो दीपक है ये अमित के राइट हैंड साइड पर है, जबकि दीपक को अमित के लेफ्ट हैंड पर आना था। इसका मतलब जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो गलत है। आखिरी लाइन से हमें समझ आया कि जो सेकंड पॉसिबिलिटी है वो हमारी बिल्कुल गलत है। आखिरी लाइन से समझ आ गया कि सेकंड पॉसिबिलिटी बिल्कुल गलत है। तो सिर्फ बाबू 3 लोगों को बैठाना था, सिर्फ 3 लोगों को बैठाना था। पहले रवि को बैठा दिया बाईं ओर से 15, फिर अमित को बैठा दिया दाईं ओर से 16, फिर दीपक को बैठा दिया रवि के दाईं ओर, और यही दीपक है अमित के दाईं ओर। बस अब दुनिया भर का जो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा वो हम सोल्व कर सकते हैं। रैंकिंग में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछते हैं, या तो आपसे पूछते हैं पर्सन की रैंक, या फिर आपसे पूछते हैं पर्सन कितने हैं, टोटल पर्सन बताओ। या तो व्यक्तियों की संख्या पूछी जाएगी, या व्यक्तियों की संख्या, या फिर पर्सन की रैंक पूछी जाएगी। हमेशा याद रखना, अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछी जाए तो जितनी भी दूरी निकल कर आ रही है सामने, जितनी भी दूरी सामने निकल कर आ रही है, अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछी जा रही है, अगर आपसे पर्सन की रैंक पूछी जा रही है, तो याद रखना पर्सन की रैंक अगर आपको पूछी जा रही है बाबू, तो जितनी भी दूरी निकल कर आ रही है, जितनी भी दूरी निकल कर आ रही है, आंसर हमेशा उससे कम होगा। जितनी भी दूरी निकल कर आ रही है, आंसर हमेशा उससे एक कम होगा। पर्सन की रैंक का मतलब है जितनी भी दूरी है, आंसर सॉरी पर्सन की रैंक का मतलब है जितनी भी दूरी निकल कर आ रही है बस वही पर्सन की रैंक है। जितनी भी दूरी निकल कर आ रही है बस वही पर्सन की रैंक है, इतना याद रखना। और अगर पर्सन के बारे में पूछे तो जितनी भी दूरी निकल कर आ रही है, आंसर उससे कम होगा। पर्सन के बारे में पूछे तो जितनी भी दूरी निकल कर आ रही है, आंसर उससे कम होगा। सर रैंक की वैल्यू डिस्टेंस के इक्विवेलेंट क्यों होगी? रैंक की वैल्यू दूरी के बराबर क्यों होगी? इसके पीछे का रीज़न बताओ, फिर मैं ये वाला रीज़न समझाऊंगा। पहले तो हम ये जानते हैं रैंक दूरी के बराबर क्यों है। सर यहाँ पे रवि कितने स्थान पे था? 15। रवि 15वें स्थान पर था, तो हमने 15 दूरी बना रखी है ना, तो हमने रैंक को दूरी के बराबर बनाया हुआ है, इसीलिए रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस। रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस, ये चीज़ हम बाद में समझाएंगे आपको, ये बाद में समझाएंगे कि ऐसा क्यों पता है। फिलहाल आप समझो कि रैंक इज इक्वल टू डिस्टेंस क्यों है। सिंपल सी बात है सर, रवि 15वें स्थान पर है तो 15 दूरी है, अमित 16वें स्थान पर है तो 16 दूरी है, बात हमने रैंक को ही दूरी बना लिया है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है। बेटा व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम दी राइट हैंड। ये बताओ रवि दाईं ओर से तुम्हें कितना दूर दिखाई दे रहा है? रवि दाईं ओर से तुम्हें कितना दूर दिखाई दे रहा है? जल्दी से बताओ बेटा, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि, व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम दी राइट हैंड। रवि दाईं ओर से तुम्हें कितना दूर दिखाई दे रहा है? सर जितनी दूरी है उतना ही दूर दिखाई दे रहा है। 16, 5, 21 और 4, 25 कितनी दूरी है? 16 और 5, 21 और 4, 25 कितनी दूरी है भैया? 16 और 5, 21 और 4, 25। रवि दाईं ओर
से रवि दाईं ओर से 25वां दिखाई दे रहा है। रवि दाईं ओर से 25वां दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? रवि दाईं ओर से 25वां दिखाई दे रहा है। रैंक दूरी के बराबर है, ना कोई -1 है ना कोई +1 है, इतना याद रखना। रवि दाईं ओर से 25वां दिखाई दे रहा है। पहले क्वेश्चन का आंसर हम दे चुके हैं। चलिए साहब, अगले प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हम दोबारा से फिगर बनाने जा रहे हैं नीट एंड क्लीन तरीके से। रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पे था। रवि बाईं ओर से 15वें स्थान पे था। अमित दाईं ओर से 16वें स्थान पे था। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड यानी कि बायां छोर, है ना। ये हो गया हमारा राइट हैंड यानी कि दायां छोर। रवि बाईं ओर से 15वां था। अमित दाईं ओर से 16वां था। बहुत बढ़िया है। दीपक रवि के दाईं ओर बैठा है और दीपक रवि के दाईं ओर चौथा है। दीपक रवि के दाईं ओर चौथा और यही दीपक अमित के बाईं तरफ पांचवा। बस ये हमारा फिगर बन गया। जल्दी से बेटा आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड सेकंड का आंसर दो, थर्ड का आंसर दो, फोर्थ का आंसर दो। इसका आंसर मत देना, ये क्वेश्चन सॉल्व करना पांचवा। आप लोग दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर पर्सन की रैंक पूछ रहे हैं तो सिंपल दूरी काउंट करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। चिंता मत करो, मैं ये क्वेश्चन प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। चिंता मत करो, बाकायदा ये प्रूफ होगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बाकायदा प्रूफ किया जाएगा। हाँ जी, अमित की बाईं ओर से क्या रैंक है? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? अमित की बाईं ओर से क्या रैंक है? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? अमित की बाईं ओर से क्या रैंक है? अमित की बाईं ओर से क्या रैंक है? व्हाट इज द रैंक ऑफ अमित फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? ठीक है, तो भैया ये जो अमित है ये बाईं ओर से कितना दूर है? 15 और 4 19 और 5 24। 15 और 4 19 और 5 24। What is the rank of Amit from the left hand? 15 और 4 19 और 5 24। What is the rank of Amit from the left hand? बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है what is the rank of दीपक from the right hand? What is the rank of दीपक from the right hand? तो दीपक बेटा दाईं ओर से कितना दूर है? दीपक दाईं ओर से कितना दूर है? 16 और 5 21। दीपक दाईं ओर से कितना दूर है? 16 और 5 21। 16 और 5 21। रैंक का मतलब है सिंपल डिस्टेंस। अपना दिमाग मत लगाना, फिर मैं बता रहा हूँ। व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? व्हाट इज द रैंक ऑफ दीपक फ्रॉम द लेफ्ट हैंड? दीपक बाईं ओर से कितना दूर है? दीपक बेटा बाईं ओर से कितना दूर है? 15 और 4 15 और 4 19। तो मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे भाइयों, है ना, मेरे जिगर के टुकड़ों, पहले 4 क्वेश्चन में अब आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। रवि की दाईं ओर से रैंक क्या है? 25। रवि दाईं ओर से 25वां है। रवि दाईं ओर से 25वां है। इससे पहले का क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम दी? ठीक है, रवि दाईं ओर से कितना है? 16 और 5 21 और 4 25। 16 और 5 21 21 और 4 16 और 5 21 और 4। व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम दी? 16 और 5 21 और 4 25, है ना। 16 और 5 21 और 4 16 और 5 21 और 4 व्हाट इज द रैंक ऑफ रवि फ्रॉम द राइट हैंड? 16 और 5 21 और 4। तो मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे भाइयों, पहले 4 क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि रैंक का मतलब सिंपल डिस्टेंस। अब हम चलते हैं पर्सन पे। अब हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं। ये तो हमने सीख ली सर, रैंक की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के बराबर होती है, दूरी के बराबर होती है, क्योंकि हम रैंक को ही दूरी बना रहे थे अपने फिगर के अंदर। लेकिन सर आपने कहा कि अगर पर्सन्स की वैल्यू निकालनी है तो वो दूरी से कम होगी, ऐसा क्यों होगा? पर्सन्स की वैल्यू दूरी से कम क्यों होगी? चलो मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूँ। जैसे मान लो एक पंक्ति है, इस पंक्ति में ये जया है, जया, ये बाईं ओर से 10वें स्थान पर और यही जया दाईं ओर से 11वें स्थान पर। तो पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने थे बेटा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस का 1। यही तो फॉर्मूला लगा रहे थे हम। 10 प्लस का 11 माइनस का 1। क्या मुझे बता सकते हो ये 10 माइनस का 11 क्या है? 10 प्लस का 11 क्या है बेटा? 10 प्लस का 11 है दूरी। इस पंक्ति की टोटल दूरी है दूरी। अगर मैं इस पंक्ति की दूरी की बात करता हूँ तो बेटा इस पंक्ति की जो दूरी है वो 10 और 11 कितनी दूरी है? 21 की दूरी है।
लेकिन पर्सन कितने होंगे, इससे 21 से कम होंगे 20। तो व्यक्तियों की संख्या हमेशा दूरी से कम होती है, व्यक्तियों की संख्या हमेशा दूरी से कम होती है। जितनी दूरी दिखाई देगी पर्सन की वैल्यू हमेशा कम होगी। जैसे पांचवा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर बिटवीन अमित एंड रवि। बेटा अमित और रवि के बीच में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो क्या मुझे बता सकते हो अमित और रवि के बीच की दूरी कितनी है? क्या मुझे बता सकते हो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन अमित एंड रवि? सर अमित और रवि के जो बीच की दूरी है वो है 4 और 5 9। अमित और रवि के जो बीच की दूरी है वो है 4 और 5 9। अगर अमित और रवि के बीच की दूरी 9 है तो व्यक्तियों की संख्या हमेशा दूरी से सिर्फ एक ही कम होगी, एक से ज्यादा कम नहीं होगी, सिर्फ एक ही कम होगी, सिर्फ एक, है ना। पर्सन्स की वैल्यू दूरी से हमेशा एक कम होगी, पर्सन्स की वैल्यू हमेशा दूरी से एक कम होगी। समझ रहे हो? 9 महीने